So today's lecture we are going to have it for hypersensitivity reactions. Hypersensitivity कहने का क्या मतलब है? Hypersensitivity कहने का मतलब है जितना चाहिए उससे ज्यादा रेस्पॉन्स दिखाना, और दूसरा इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स दिखाना जहां जरूरत नहीं है। मतलब ये रेस्पॉन्स या तो बहुत ही ज्यादा होगा, अदरवाइज ये रेस्पॉन्स जो होगा ऐसे चीज के अगेंस्ट होगा जिसके अगेंस्ट जरूरत नहीं है फिर भी होगा। तो जनरली इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स को हम लोग एलर्जी भी बोलते हैं। हालांकि हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक जो फैक्टर जहां से ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की शुरुआत हुई वो अनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स के अगेंस्ट हुआ, जिसको आज हम लोग केवल एलर्जी के नाम से जानते हैं और उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट की तरफ हम लोग रख देते हैं। मतलब एलर्जी जो है वो एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, हालांकि उसके अलावा भी कई एक तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मौजूद हैं। तो ये अनएप्रोप्रिएटेड रेस्पॉन्स की जानकारी बहुत पहले से थी हमारे यहाँ, जिसमें फ्रेंच को सबसे पहले ये माना जाता है कि फ्रेंच और ग्रीक वो इसके ऊपर काफी स्टडी किए थे, बट सबसे पहले जेल और कूम्स उन्होंने अलग अलग तरह के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को क्लासिफाई किया, और ये क्लासिफिकेशन कई एक तरह से था, जैसे इमीडिएट रेस्पॉन्स, अनस्पेसिफिक रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल्स, रेस्पॉन्स बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, या कभी कभी क्या होता है डिलेड रेस्पॉन्स होता है। तो इस तरीके से कुम्स ने अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम लोग जेल कुम्स क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब आइए बेसिक कंसेप्ट थोड़ा देख लें। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर हार्मफुल antigen specific immune responses occurs when individual who has been primed by an inoculous antigen subsequently encounters the same antigen produces tissue injury and dysfunction। मतलब जनरली क्या उसको करना चाहिए था, अगर वो दोबारा वो एंटीजन के अगेंस्ट आता है तो थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दिखा के एंटीबॉडी उसमें रहता, वो तुरंत के तुरंत खत्म कर देना चाहिए था। बट यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ टिश्यू इंजरी तक हो जाता है, हाइपर एक्शन हो जाता है और बहुत तरीके का उथल पुथल शरीर में मच जाता है इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के वजह से। यहाँ एक टर्म यूज किया जाएगा एलर्जेन। एलर्जेन जो है वो एंटीजेंस है, लेकिन वो पैथोजेंस नहीं है। एलर्जेंस आर एंटीजेंस बट दोज आर नॉट पैथोजेंस। अगर उनके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ज्यादातर केस में एलर्जेंस जो है वो पैथोजेंस नहीं होते, कुछ होते हैं हाइपर एलर्जिक रेस्पॉन्सेस दिखाते हैं, कुछ होते हैं, बट नॉट ऑल एलर्जेंस आर pathogens, but all allergens will show hypersensitivity reactions। मतलब जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्स जो है ना वो सभी दिखाते हैं। इसके अलावा एक टर्म यूज किया जाता है यहाँ एटोपी। एटोपी जो है वो जेनेटिक डिस्पोजिशन है जिसकी वजह से IgE जो है वो सिंथेसाइज होकर जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसके ऊपर जाके टिकता है
और वहां से एक्सटर्नल एंटीजेंस लगने की वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दिखा रहा है। अभी आपको जो बताया कुम्स क्लासिफिकेशन, इस कुम्स क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कुम्स ने 4 अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को। सबसे पहला जो था वो है एलर्जिन, आईजीई मीडिएटेड। आईजीई बता चुके हैं क्या होता है आईजीई? जरा बताइएगा क्या होता है आईजीई? जिसमें जिसमें जो कांस्टेंट रीजन जो है उसमें इप्सिलॉन वाला जो पोर्शन है वो अगर उसके कांस्टेंट रीजन में है, देन द इम्यूनोग्लोबिन बिकम्स आईजीई। ठीक है, और ये आईजीई जो है इसकी एफिनिटी ग्रेनुलोसाइट्स के रिसेप्टर के साथ होती है, तो वो जाकर उसके ऊपर चिपक जाता है। एंड after attaching to these granulocytes, these shows hypersensitivity reactions, and those reactions are classified as class 1 hypersensitivity reactions. जो class 2 है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी है, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। और तीसरा जो है ये है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। और क्लास 4 जो है वो डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। कहने का ये मतलब है कि इन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्स। जितना चाहिए नहीं था उससे ज्यादा रेस्पॉन्स। नतीजा क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने भोजन में एक चुटकी नमक डाला तो स्वाद है, अगर ज्यादा डाल दिया तो हानि करेगा ना। तो ये खुद ब खुद शरीर को भी हानि पहुंचाने लगता है। ठीक है, तो इन वर्स्ट केस यहाँ तक कि जान जाने का भी खतरा रहता है। इट मे बी लीथल। ठीक है, आज हम लोग केवल फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसके कंपोनेंट्स और उसके सेल्स के बारे में। उसके बाद उसके प्रोसेस मैकेनिज्म को देखेंगे, किस तरह से डिजीज बनाता है, और पॉसिबल थेरेपी के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। कमिंग टू द फर्स्ट वन, ये बहुत ही तेजी से होता है। कहते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुलमोहर के पॉलन से एलर्जिक है। गुलमोहर देखा है ना, रेड कलर का फूल होता है पेड़ के ऊपर। बहुत से लोगों को गुलमोहर के पॉलन का एलर्जी होता है। नतीजा क्या होगा? गुलमोहर का फूल उधर लाल हुआ और लोग के नाक लाल हो जाते हैं, एकदम गुलमोहर की तरह। तो ऐसे में क्या होता है, उसके पॉलन जो है हवा में चारों ओर बिखरते हैं, और जैसे ही वो श्वास के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचता है, उसके अगेंस्ट जो मास सेल जिसके ऊपर वो आईजीई चिपका हुआ है वो उससे एक्टिवेट हो जाता है और बहुत सारे केमिकल्स सिंथेसाइज करने लगता है। और ये केमिकल सिंथेसाइज तब तक होगा जब तक उसके ऊपर चिपका रहेगा। अब इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा पॉलन है कि वो उससे हट ही नहीं रहा है। नतीजा, जब तक वो उधर खिला रहेगा जब तक इधर नाक खिला रहेगा। तो इसके लिए अगर दवा नहीं ली गई, उसको सप्रेस नहीं किया गया, या वो आदमी उस इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकला, तो सम टाइम इट में बी लीथल। क्योंकि शरीर जो है
वो खुद ही बना भी रहा है, खुद ही झेल भी रहा है। वो बनाया गया था कि पैथोजन को मार के उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, बट पैथोजन तो है नहीं। अब शरीर जो है वो केमिकल बनाने में भी एनर्जी लगा रहा है, और उस शरीर और उस केमिकल के साइड इफेक्ट जो बॉडी पे हो रहे हैं उसको भी झेलने के लिए भी वो उसी एनर्जी का यूज कर रहा है ना। तो ये जो एंटीजेंस हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, फॉल्स रिएक्शन मतलब अनरिक्वायर्ड रिएक्शन। तो ये नॉन रिक्वायर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, इसके लिए जो एंटीजेंस है उसको हम लोग एलर्जन कहते हैं। So type 1 hypersensitive reaction is induced by a type of antigens known as allergens. Hello. So these allergens actually सबसे पहले क्या किया, इन ये एलर्जी, ये जो एंटीजन आया शरीर में, सबसे पहले जनरल रेस्पॉन्स जो होता है वैसे ही हुआ। कैसे? उसको मैक्रोफाजेस खाएंगे, मैक्रोफाज खा के एमएचसी के ऊपर प्रोड्यूस किया, एमएचसी से बी सेल एक्टिवेट हुआ, टी सेल एक्टिवेट हुआ, फिर बी सेल टी सेल से कंफर्म हुआ, बहुत सारे एंटीबॉडीज बने, और वो एंटीबॉडीज जो है उस पूरे शरीर में बिखर गए, और बिखरने के बाद जो है उसमें अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज के सब क्लासेस फिर बनने लगे। ये बनते हुए जब आईजीई बना तो वो आईजीई ज्यादा मात्रा में बना, और वो ज्यादा मात्रा में बनने के बाद वो इन मास्ट सेल्स और दूसरे ग्रेनुलोसाइट्स के साथ जाकर चिपक गए। और चिपकने के बाद क्या होगा? चिपकने के बाद ये वहीं स्थिर हो गए। पहले एक्सपोजर में एलर्जिक होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जब नेक्स्ट एक्सपोजर होगा तो ऐसे केस में क्या होगा? जैसे ही शरीर में वो एलर्जन आया, वो आते ही इन मास्ट सेल के ऊपर जो लगा हुआ आईजीई है उसको एक्टिवेट कर देता है, और वो एक्टिवेट होने के कारण जो है ये मास्ट सेल जो है वो उसमें डीग्रेनुलेशन होता है, और डीग्रेनुलेशन होने की वजह से बहुत सारा केमिकल जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होता है। ये वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस होते हैं और इन बल्क होते हैं। तो ये इन बल्क होने के कारण क्या होता है, जितने भी तरह का इम्यून रेस्पॉन्स है सभी इकट्ठे एक्टिवेट कर दिया। ये एक्टिवेट होने के कारण जो है वो सिस्टम में डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें। तो ये एलर्जन क्या हो सकता है? ये एलर्जन हो सकता है पॉलन, बहुत से लोगों को डस्ट माइट से होता है, कुछ लोगों को इंसेक्ट से होता है। बहुत से लोगों को क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है ना वो केमिकल सिंथेसाइज करते हैं इन्वायरमेंट में टू अट्रैक्ट फीमेल्स। वो जो केमिकल होता है वो भी इस पूरे जगह में फैल जाएगा, और वो भी इस तरीके का रेस्पॉन्स दिखाता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे घर में जो लोग रहते हैं उनको एक खास तरीके के सेंट से एलर्जी हो जाता है। वो सेंट लगाते ही वो छींकने लगेंगे, उसमें अलग अलग तरीके के रेस्पॉन्स दिखने लगेंगे आपको। तो ये एलर्जेंस हो सकते हैं। एलर्जन बेसिकली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोगों को मूंगफली से एलर्जी होता है, बहुत से लोगों को ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो कि गेहूं में पाया जाता है, वो उन ग्लूटीन से भी उनको एलर्जी होता है। तो
ये एलर्जी किसी भी चीज से हो सकता है. सो ऑल दीज हैव बीन क्लासिफाइड अंडर अ टाइप ऑफ एंटीजन नोन एज एलर्जन. ये एलर्जन जो है, these are capable of triggering the production of IgE. So IgE is mainly produced by B cell, and here especially by mucosal B cell, because these all are coming from environment. और environment से exposure कहाँ होगा? स्किन पे होगा, या फिर वो श्वास के जरिए अंदर आएगा, तो वहां इनका रेस्पॉन्स हो सकता है. यहाँ पे क्या होता है कि एक खास तरीके का साइटोकाइन IL-4 जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है, और ये सिंथेसिस होने के बाद चांस ऑफ गेटिंग स्विच टू IgE इज क्वाइट हाई. सो IgE जो है वो सिंथेसाइज होता है, और IgE सिंथेसाइज होने के बाद वो IgE का एफिनिटी जो है वो मास्ट सेल और बेसोफिल के लिए ज्यादा होता है. तो IgE का जो FC रीजन है, IgE का जो FC रीजन है, ये FC रीजन जो है ये मास्ट सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है. Here it is. So FC region, FC epsilon specific which forms IgE. तो IgE का जो रिसेप्टर मतलब IgE का जो कांस्टेंट रीजन है उसका रिसेप्टर है ये बहुत, इसके लिए बहुत ही हाई एफिनिटी होता है. किस पे? जो बेसोफिल है और मास्ट सेल है उस पे बहुत हाई एफिनिटी होता है, ये वहां जाके चिपक जाएगा. इसके अलावा इसका जो दूसरा टाइप है ये बी सेल के ऊपर मिलेगा आपको, इसके अलावा बेसोफिल के ऊपर मिलेगा, टी सेल के ऊपर भी चिपक सकता है. तो ये जगह जगह जो जाएगा, ये क्या करता है, ये लाइसिस करेगा, और वहां से फिर क्या होगा, ये फिर से वापस बी सेल को एक्टिवेट करेगा, और बी सेल एक्टिवेट होगा. इन्वायरमेंट में पहले से ही आपका ये IL-4 जो है वो मौजूद है, और नतीजा क्या होगा, IgE प्रोडक्शन फिर वापस शुरू हो जाएगा. तो इस तरीके से ये एलर्जन जो है वो IgE फॉर्मेशन कर रहे होते हैं. यहाँ देखिए, IgE फॉर्मेशन के बाद ये IgE जो है ये मास्ट सेल के ऊपर जाके चिपक के रह जाएंगे. कब? जब पहली बार ये एक्सपोजर हुआ, IgE बना और ये मास्ट सेल के ऊपर आके चिपक गए. ये चिपके रहेंगे तब तक जब तक कि सेकंड टाइम फिर से वापस एक्टिवेशन करने वाले जो एलर्जेंस हैं वो वापस नहीं आ जाते. जैसे ही ये वापस आएंगे, ये सबसे पहले इन रिसेप्टर्स को जाकर अटैच हो सकते हैं. ये दूसरा वाला रेस्पॉन्स भी होगा. दूसरा वाला रेस्पॉन्स मतलब वो मैक्रोफाजेस खाएंगे, मैक्रोफाजेस खा के अपने ऊपर एक्सपोज करेंगे, और एक्सपोज करने के बाद फिर बाकी टी सेल बी सेल एक्टिवेशन वो सारा प्रोसेस उधर चलेगा. लेकिन जो उससे भी पहले हो सकता है वो ये होगा कि ये ऑलरेडी जो बने हुए मतलब रेस्टिंग मास्ट सेल्स जो हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिक IgE रिसेप्टर अब लगे हुए हैं, ये IgE रिसेप्टर के साथ ये क्रॉस लिंक करेगा. कौन? एलर्जन. और उसके बाद फिर ये मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देगा, और ये मास्ट सेल जो है ये मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन करेगा और बहुत सारे केमिकल्स जो है वो सिंथेसाइज करेगा. ये जो केमिकल सिंथेसाइज हो रहा है, ये
ये जो सिंथेसाइज किया हुआ केमिकल है ये हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स दिखाएगा। हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स कहने का मतलब बुखार आएगा, स्नीजिंग होगा, नाक बहने लगेगा, फीवर आ सकता है, शरीर में दर्द हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्राइमिंग स्टेज जो है, प्राइमिंग स्टेज मतलब फर्स्ट रेस्पॉन्स, फर्स्ट रेस्पॉन्स जो है वो काफी लंबा समय लगता है, क्योंकि आप देख चुके हैं सबसे आईजीई जो है उसका प्रोडक्शन ही बहुत कम होता है। अगर आईजीई पहली बात की प्रोड्यूस नहीं होगा, और प्रोड्यूस हुआ तो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, तो पहले तो सीन बिगड़ने में काफी समय लगेगा। और ये काफी समय लगने का जो केस है, इट कैन लास्ट इवन फॉर हाफ अ ईयर, मीन 6 मंथ। तो प्राइमिंग स्टेज बहुत धीरे होता है, लेकिन एक बार अगर हो गया तो फिर परेशानी खड़ा करेगा। कैसे? जब सेकंड टाइम एक्सपोजर होगा तो सबसे पहले क्रॉस लिंकेज ही हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि उसको मैक्रोफाज को खाने के लिए बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि ये कहाँ से आया? इन्वायरमेंट से सीधा आया है, ये आपके सीधे सीधे खून या टिश्यूज में नहीं पहुंचा है, ये बाहर म्यूकस के ऊपर अटैच हुआ है या स्किन के ऊपर लगा है, या आपने उसको खाया है तो अंदर एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकस के ऊपर लगा है, जहां कहीं भी है ये स्किन सरफेस के ऊपर बस अटैच हुआ है। तो मैक्रोफाज को वहां पहुंच के काम करने में काफी समय लगने वाला है। लेकिन जैसे ही ये अंदर चला गया, तो अंदर चला जाने के बाद सबसे पहले तुरंत ये स्मॉल अमाउंट में भी रहेगा तो क्रॉस लिंकिंग करेगा और इंजाइमेटिक रिएक्शन मतलब डीग्रेनुलेशन होगा, और डीग्रेनुलेशन होने के बाद ये असर दिखाना शुरू करेगा। इस ये जो डीग्रेनुलेशन होता है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हिस्टामाइन सिंथेसिस होता है। ये हिस्टामाइन जो है ये जो हमारे कैपिलरीज है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, और साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है उसको एक्टिवेट करता है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के अलावा ये म्यूकस ग्लैंड को भी एक्टिवेट करेगा, ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा, क्योंकि शरीर क्या सेंस करेगा? शरीर सेंस करेगा कि देयर इज सम टिश्यू डैमेज। इसके अलावा जो सेंसरी नर्व्स का एंडिंग है उसको एक्टिवेट करेगा। इन सब के कारण आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा और एक्सपेंड करके दिखाया गया है। प्राइमरी इनकाउंटर ऑफ एंटीजन मतलब क्या? अभी बताए थे आपको। एंटीजन जो है वो अंदर आया, उसको मैक्रोफाज खाया, मैक्रोफाज खा के अपने एमएससी के ऊपर प्रोड्यूस किया, एमएससी से टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल से बी, बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाते रहेगा, और बनाते हुए अगर उसको IL-4 का कंसंट्रेशन ज्यादा मिला, देन इट विल स्विच ओवर टू IgE प्रोडक्शन। और IgE का प्रोडक्शन अगर हो गया तो IgE जो है वो मास्ट सेल के ऊपर जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक के रुक जाएगा, जब तक कि इसको और ज्यादा मात्रा में एलर्जन नहीं मिलता है, उसी समय या बाद में, डजंट मैटर। उस समय मिला तो उसी समय रिस्पॉन्स दिखेगा, और अगर आगे भी मिला तो आगे रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स में क्या होगा? रिस्पॉन्स में उसमें बहुत सारे ग्रेनुलोस डीग्रेनुलेशन होगा, और डीग्रेनुलेशन होने के समय अलग अलग तरह के केमिकल सिंथेसाइज होंगे, जैसे हिस्टामाइन है, ब्रेडिकाइनिन है, इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, बहुत तरीके के हैं। और इनका काम क्या होगा? इनका काम जो है वो होगा इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स
इसके अलावा म्यूकस का सेक्रेशन ज्यादा, क्योंकि ये क्या कहे, बॉडी को क्या सेंस में आएगा, बॉडी को ये सेंस में आएगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर पैथोजन है, उनको चिपका के उनको अंदर लाना है, इसलिए म्यूकस सेक्रेशन भी बढ़ जाएगा। जो अभी बताए वही चीज यहाँ भी है, उसी चीज को यहाँ बताया गया, जो हम अभी शब्दों में बताए उसी को यहाँ पर चार्ट के रूप में दिखाया गया है। और ये पूरा का पूरा रिएक्शन कहाँ होगा, जहां कहीं भी सरफेस के ऊपर इन एलर्जन के आने का संभावना रहेगा, जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्किन पे, ये सब अभी बताए थे आपको। तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो समझ में आया ये सारा? चलिए, तो सेकंड वाला हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू। ठीक है सर।